I'm Angshan family. Welcome back. Let's start new historical Omegaverse fanfiction. चौबीस घंटे से चल रहा ये वॉर फाइनली खत्म हुआ। अब तक इस बैटलफील्ड में जो चीखने चिल्लाने की, सॉर्ड्स की, आपस में टकराने की वॉइसेस इको हो रही थी, वो अचानक से एक डीप साइलेंस में चेंज हो चुकी थी। मून लाइट में शाइन करता वो ब्यूटीफुल वाइट कैसल, जिसका ग्राउंड आज वाइट में नहीं बल्कि रेड में शाइन कर रहा था। हमेशा वाइट स्नो से कवर रहता गुसू, जिसका ग्राउंड आज रेड कलर में शाइन कर रहा था। कैसल वही था, प्लेस वही थी, इनफैक्ट थ्रोन भी वही था। बस आज बदल चुका था उस थ्रोन पर बैठने वाला एम्परर। वो वाइट थ्रोन जो ब्यूटीफुल जेड से बना हुआ था, आज तक उस थ्रोन पर सिर्फ प्योर वाइट क्लोथ्स पहनने वाले, अपने फॉरहेड पर लैन क्लैन का वो प्योर हेडबैंड टाई किए एम्परर ही बैठते थे। पर आज उस थ्रोन पर एक टोटली हेड टू ब्लैक क्लोथ्स पहने एम्परर बैठा हुआ था, जिसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। कैसल के आसपास बहुत सारे ब्लैक क्लोथ्स पहने गार्ड्स, जिन्होंने उस कैसल को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। अंदर का नज़ारा भी कुछ अलग नहीं था। बहुत सारे प्योर ब्लैक क्लोथ्स पहने वॉरियर्स ने ग्रुप ऑफ पीपल्स को सामने लाकर लगभग थ्रो कर दिया। उन सारे लोगों के हाथों में और पैरों में जंजीरें थी। जमीन पर गिरे हुए वो लोग अपनी नजरें भी जमीन पर ही रखे हुए थे। आंखें उठाने की अब उन्हें इजाजत नहीं थी। वो हार चुके थे, अपना सब कुछ वो आज खो चुके थे, और यही रीजन था कि जमीन से ऊपर अपनी नजरें उठाने की उन्हें इजाजत नहीं थी। प्योर ब्लैक क्लोथ्स, हेड पर ब्लैक कलर का एक ब्यूटीफुल फॉरहेड रिबन, सिल्वर क्राउन और हाथ में शाइन करती वो ब्यूटीफुल ब्लैक सॉर्ड। एक स्ट्रॉन्ग एंड मस्क्यूलर अल्फा जो सामने थ्रोन पर बैठा हुआ था और अपने सामने इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को नीज पर देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। एक स्मिक के साथ वो उस थ्रोन से उठ चुका था और अपने हैवी फुट स्टेप के साथ थ्रोन के आगे जो कुछ स्टेयर्स थी उनसे नीचे आने के बाद अपने कदमों को वो प्योर वाइट क्लोथ्स पहने और हेड पर फॉरहेड रिबन वेयर किए कुछ 3-4 लोगों के ग्रुप के सामने एक स्मिक के साथ देखता वो एम्परर अपनी सॉर्ड को उन लोगों के सामने जब अनशील्ड कर रहा था, तब बीच में ही उसने अपने हाथों को रोक दिया था। वो लोग जो डरे सहमे उस एम्परर की तरफ देख रहे थे। लैन कुरैन, एम्परर ऑफ ऑल किंगडम्स, लैन सिचैन, सेक्ट लीडर ऑफ लैन क्लैन। बहुत गुरूर था ना अपनी पोस्ट पर। वही पोस्ट अब मेरी है और अब तुम सब लोग मेरे स्लेव हो। आज से ये पूरा किंगडम, इस किंगडम के अंडर आते वो 5 स्ट्रॉन्ग क्लैंस और उस क्लैंस के अंदर आते सारी चीज़ें आज से मेरी हुई। बट डोंट वरी, मैं किसी पर भी अपना ज़्यादा हक नहीं रखूँगा। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो बिल्कुल बाइज्जत, पर इसके बदले कुछ तो देना होगा ना, कोई कीमत तो चुकानी होगी। तो फर्स्ट लैन क्लैन के सेक्ट लीडर से स्टार्ट करते हैं। लैन सिचैन और लैन कुरैन,
ये एम्परर की पोस्ट तो और वो थ्रोन दोनों भी मेरी हुई। साथ ही पूरा लैन क्लैन आज से मेरी प्लेस होगा। आज से इस प्लेस पर मैं रूल करूँगा और पूरा लैन क्लैन मेरा सर्वेंट बन के वर्क करेगा। जैसे ही ये बात उस एम्परर ने ख़त्म की थी, कुछ लोग जो उस एम्परर के गार्ड्स थे तुरंत वहाँ मौजूद हो चुके थे, जिनके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उन पेपर्स को वो एम्परर उठाकर उन लैन क्लैन के ग्रुप के सामने थ्रो कर देता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, साइन इट। कोई रास्ता नहीं था। आफ्टर ऑल वो लोग हार चुके थे, इसीलिए मजबूरी में लेट एम्परर लैन कुरैन साथ ही सेक्ट लीडर लैन सिचैन दोनों भी उस पेपर्स को साइन कर चुके थे। नेक्स्ट वो एम्परर प्योर गोल्डन रोब पहने ग्रुप के सामने आकर रुक चुका था। कुछ 4 से 5 लोग थे, वो भी 2 ओमेगाज और 2 आल्फाज। जिन गुआंगशान बहुत गुरूर है ना अपनी अमेरिका, उसके सामने तो तुम सारे लोगों को ट्रश ही समझते हो, तो क्यों ना तुमसे तुम्हारी वो वेल्थ ही छीनी जाए। जैसे ही उस एम्परर की बात खत्म हुई थी, वैसे ही उसके गार्ड जिन क्लैन के सामने भी कुछ पेपर्स थ्रो कर चुके थे। अगर अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हो तो चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो। क्लैन तुम्हारे ही अंडर रहेगा, बस उस पर रूल अब से मेरा होगा। जिन गोंगशान, जिन क्लैन का सेक्ट लीडर, जो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि अपने क्लैन को किसी और के हाथ में देना ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन था, पर वो हार चुके थे। पर फिर भी वो अपनी सारी वेल्थ, पावर, पोजीशन किसी और के हाथ में कैसे जाने दे सकता था। अपनी नजरें उठाकर गुस्से से उस एम्परर को घूर रहा था। जैसे ही जिन गोंगशान ने अपनी नजरें ऊपर उठाई थी, वैसे ही उसके बेटे जिन जूशवान और डॉटर इन लॉ जिन यानली पर कुछ गार्ड्स ने सॉर्ड रख दी थी। जैसे ही ये बात जिन ग्वांगशान ने देखी थी, वो तुरंत ही अपनी नजरें नीचे करके उन पेपर्स को उठाकर साइन कर चुका था। एम्परर जिसके फेस पर एक स्मिक था। गार्ड्स तुरंत ही जिन ग्वांगशान की साइनिंग के बाद वो पेपर्स उठा चुके थे। नेक्स्ट वो एम्परर कुछ 3 लोगों के सामने आया था। नेवी ब्लू और ग्रे कॉम्बिनेशन के क्लोथ्स पहने वो तीनों कल्टीवेटर्स भी अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। सामने एक स्ट्रॉन्ग अल्फा और पीछे 2 ओमेगा, एक ब्रदर और दूसरा नी क्लैन के क्लैन लीडर नी मिंजू का ओमेगा वेन्निंग। वो एम्परर उनके सामने भी आकर एक डॉक्यूमेंट थ्रो कर चुका था। नी क्लैन के पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थी और बहुत अच्छी वॉर टेक्निक्स, और वही वो एम्परर चाहता था। नी मिंजू के पास भी कोई रास्ता नहीं था, तो फाइनली वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो लेटर साइन कर चुके थे। नेक्स्ट था वेन क्लैन, प्योर रेड क्लोथ्स पहने वेन रोहान और उनका बेटा वेन चाओ। उनके सामने वो एम्परर एक डॉक्यूमेंट थ्रो कर रहा था। वेन क्लैन लीडर ने जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उसमें उनके पास जो स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के उस एम्परर को पास आउट करने थे। वेन क्लैन लीडर भी उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर चुके थे। लैन क्लैन से पावर एंड प्लेस, जिन क्लैन से मनी, नी क्लैन से वॉरियर, वेन क्लैन से वेपन, और अब लास्ट बचा था जियांग क्लैन। वो एम्परर जो फिलहाल जियांग फैंगमियान, उनकी ओमेगा मैडम यू और उनके बेटे जियांग चैंग और जियांग चैंग की ओमेगा वेंचिंग के सामने खड़ा था। सभी की तरह जियांग फैंगमियान के सामने भी एक डॉक्यूमेंट
आ चुका था, पर इससे पहले कि जियांग फैंगमियान उस डॉक्यूमेंट को उठाकर पढ़ पाते, वो एम्परर अपनी सॉर्ड अनसील्ड करके उसे जियांग फैंगमियान के चिन पर रख चुका था। उस सॉर्ड से ही जियांग फैंगमियान का फेस ऊपर करने के बाद वो एम्परर एक स्माइल करता है जो बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। लैंस, जिन्स, नीस और वेंस, इन सारे क्लैंस का ठीक है, पर जियांग क्लैन के साथ मेरा रिश्ता कुछ अलग होने वाला है। आपसे मैं कुछ अलग चाहता हूँ, कुछ प्रीशियस, और आप मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि उसका अंजाम आप जानते हैं। जियांग फैंगमियान जो थोड़े डरे हुए थे, ऑब्वियसली लैंस, जिन्स, नीज और वेंस के पास से उस एम्परर ने वो लिया था जो उनके पास सबसे ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली जियांग क्लैन के पास जो सबसे ज़्यादा है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो जियांग फैंगमियान यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एम्परर इनसे उन्हीं चीज़ों के बारे में डील करेगा, पर उस एम्परर ने जब उस डॉक्यूमेंट से अपने पैर को हटाया था और जियांग फैंगमियान ने जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा था, वो टोटली शॉक हो चुके थे और वाइडन आइज से उस एम्परर की तरफ देख रहे थे। बाकी सारे क्लैन लीडर्स का ध्यान भी जियांग फैंगमियान की तरफ था और सब जियांग फैंगमियान को ही देख रहे थे, क्योंकि जियांग क्लैन में सच में एक बहुत प्रीशियस और बहुत वैल्यूएबल, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस वेपन है। पर इस बारे में तो वो एम्परर शायद सोच भी नहीं सकता, या शायद वो सोच चुका है। कहीं ना कहीं जियांग फैंगमियान के फेस पर वो स्वेट देखकर हर कोई थोड़ा डरने लगा था। एक तरह से वो सारे लोग इस एम्परर की सारी बातें मानने के लिए अग्री इसलिए भी हुए थे क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें इस एम्परर की बात सिर्फ 3 से 4 दिनों के लिए माननी है, क्योंकि उसके बाद तो ये एम्परर खुद उनके सामने मर्सी के लिए बेग करेगा। यही तो रीज़न था कि सारे क्लैंस ने बहुत आसानी से उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया था। पर फिलहाल जियांग फैंगमियान की हालत देखकर हर कोई थोड़ा डरा हुआ था अंदर से। जियांग फैंगमियान जो पूरे स्वेटी हो चुके थे और डरे हुए थे, उस एम्परर से नज़र हटाने के बाद वो भी सारे क्लैन लीडर्स की तरफ देख रहे थे। वक्त नहीं है मेरे पास, कम ऑन, साइन कीजिए उसे। ये सुनते ही जियांग फैंगमियान सीधा अपने हेड को ज़मीन पर रखकर अपनी हेजिटेड वॉइस में पैनिकली कहना स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ एम्परर, आप चाहते हो तो मैं अपना पूरा क्लैन आपको दे दूंगा। आप जो चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा, पर नहीं, जो आप मुझसे चाहते हैं मैं वो आपको नहीं दे सकता। प्लीज़ आप मेरा पूरा क्लैन रख सकते हैं। जियांग क्लैन वैसे भी एग्रीकल्चर में बहुत आगे है, तो आपको वहाँ से अच्छा खासा अर्न हो सकता है, पर जो आप मुझसे डिमांड करते हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पीछे से एक आवाज़ जो जियांग फैंगमियान को बीच में ही कट ऑफ कर चुकी थी, और जियांग फैंगमियान तुरंत ही उठकर पीछे अपनी नज़रें घुमा चुके थे। जियांग चैंग, उनका अल्फा सन, जिस पर एक गार्ड ने सॉर्ड रख दी थी, बिल्कुल उसके गले के पास। जियांग फैंगमियान इससे पहले कि कुछ कर पाते, उन्हें भी अपने नेक के पास एक सॉर्ड फील हो चुकी थी और वो अपनी डरी हुई नज़रें एम्परर की तरफ कर चुके थे, जिनके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। जो मुझे चाहिए वो तो मैं ज़रूर लूँगा। मुझे ना ही वो जियांग क्लैन चाहिए और ना ही जियांग क्लैन से मैं कुछ और एक्सपेक्ट करता हूँ, और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुझे मेरे पास चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका प्यारा बेटा, अभी तक एम्परर ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी, तभी पीछे से एक और वॉइस आई थी। जिन यानली, जो पहले जियांग यानली थी, मतलब जियांग फैंगमियान की बड़ी बेटी,
उस पर भी एक गार्ड ने सॉर्ड रख दी थी। साथ ही जियांग फैंगमियान के ओमेगा मीट जियांग यू पर भी गार्ड ने सॉर्ड रख दी थी। और इतना ही नहीं, जियांग चैंग की ओमेगा वेंचिंग के नेक पर भी सॉर्ड थी। एम्परर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए एक स्मिक के साथ कहते हैं, पूरे जियांग फैमिली को मैं पीसेस में कट कर दूंगा। जरा सोच समझ के अपना फैसला सुनाना, वरना दूसरे ही पल इन सब के हेड जमीन पर होंगे। वैसे भी मेरी क्रूएलिटी तो आपने देख ही ली होगी। मेरी सॉर्ड अभी भी ब्लड की डिमांड कर रही है। ये बोलते हुए वो एम्परर अपनी सॉर्ड को आगे करके उसके शार्प साइड पर अपनी फिंगर्स से रब कर रहे थे। जियांग फैंगमियान जिनके पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं था, डरे सहमे जियांग फैंगमियान एक नज़र सारे क्लैन लीडर की तरफ डालते हैं, जो ऑलरेडी समझ चुके थे कि एम्परर ने क्या डिमांड रखी है। फिलहाल वो सारे भी डरे हुए थे। वेन रोहान जो एम्परर की तरफ गुस्से से घूर रहे थे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप हमारी चीज़ों पर, हमारे क्लैंस पर हक हासिल कर चुके हैं एम्परर, पर किसी इंसान पर, खासकर हमारे फैमिली मेंबर्स पर आप हक नहीं हासिल कर सकते। जब ये पूरा किंगडम मेरा, सारे क्लैंस मेरे अंडर है, तो क्यों नहीं मैं किसी पर्टिकुलर इंसान पर अपना हक हासिल कर सकता हूँ। तुम सब अब मेरे स्लेव हो, इंक्लूडिंग वो खुद भी, और मुझे जियांग क्लैन से सिर्फ वही चाहिए। और तुम होते कौन हो मेरे सामने अपनी आवाज़ उठाने वाले? इतना ही बोलना था, तब एम्परर के गार्ड्स ने तुरंत वेन रोहान पर भी अपनी सॉर्ड उठा ली थी। पर वो एक इंसान है, आप उस पर ऐसे हक नहीं रख सकते। मनी, वेपन, लैंड, वॉरियर्स, ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर वो जियांग फैमिली का एक हिस्सा है। जैसे ही नी मिंजू ने अपनी बात कंप्लीट की थी, तुरंत उनके छोटे ब्रदर नी हुसैन पर भी एक गार्ड ने सॉर्ड रख दी थी। वो जियांग फैमिली का हिस्सा हो ना हो, पर तुम लोगों के जीत की चाबी ज़रूर है। वो एक स्ट्रॉन्ग वेपन है, और उस वेपन को मैं अपने स्लेव्स के पास क्यों रहने दूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे थे। बस 3-4 दिनों के लिए ही तो तुम लोग मजबूर हो, वरना अगर वो यहाँ होता तो तुम लोगों की ये हालत नहीं होती। क्या ये बात मैं नहीं जानता? तुम लोग अपनी पावर पोजीशन के लिए कितने पागल हो, इस बात का मुझे अंदेशा है। 2-3 बाद जब वो लौटेगा, तब तुम लोग फिर से मेरे खिलाफ बगावत कर दोगे, और तब मैं चाह कर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकूंगा। और तब तुम सब लोग जो मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर मर्सी के लिए फिलहाल बेग कर रहे हो, वही मुझे अपने सामने झुकाओगे, और मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा। इतना बोलकर एम्परर जियांग फैंगमियान के फिर से सामने पहुंच चुके थे। एम्परर अपनी हैवी वॉइस में ग्रॉल करते हुए कहते हैं, मैंने कहा इसे साइन करो और उसे यहाँ बुलाओ। ये सुनते ही जियांग फैंगमियान की रूह कांप चुकी थी, और बाकी सबकी भी, क्योंकि एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। ऑलरेडी इस एम्परर का एक डेविल साइड उन्होंने बैटलफील्ड में देख लिया है। सच में इस एम्परर की सॉर्ड को जैसे ब्लड की आदत हो चुकी है, पर इस एम्परर के सामने जो स्ट्रांगली खड़ा हो सकता है, वही अगर इस एम्परर के साथ खड़ा हो जाए तो ये क्लैंस जिंदगी भर भी अपनी आज़ादी नहीं पा सकेंगे। जियांग फैंगमियान जो ये करना तो नहीं चाहते थे, पर अपनी फैमिली की वजह से वो मजबूर हो चुके थे, पर फिर भी एक लास्ट ट्राई तो उन्हें भी करना था। प्लीज़ एम्परर, मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए। आप मेरा क्लैन, मेरी लैंड, मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज़ मेरी फैमिली के लोगों को छोड़ दो। चाहे तो आप मेरी जान ले लो, पर
नहीं, मैं उसे आपको नहीं दे सकता। वो मेरा बे। इससे पहले कि जियांग फैंगमियान अपनी बात कंप्लीट कर पाते, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस से वो पूरा कैसल गूंज चुका था। अपनी बात को कंप्लीट करने की हिम्मत मत करना और अब से उसे अपना बुलाना छोड़ दो। वो मेरा है और बस मेरा रहेगा, उस पर सिर्फ मेरा हक रहेगा। अभी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, इस पर साइन करो और उसे यहाँ बुलाओ, नहीं तो तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हें उसे बुलाना तो होगा ही, पर अपनी फैमिली मेंबर्स की लाशों को भी साथ में देखना होगा। वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी डिसीजन लो। इतना उस एम्परर का बोलना ही था, तभी उसे मतलब जियांग फैंगमियान को पीछे से एक आवाज जो बीच में ही रोक चुकी थी आगे बोलने से, क्योंकि उनके बेटे पर जिस गार्ड ने सॉर्ड रखी थी उसने उस सॉर्ड को उनके बेटे के नेक पर हल्का सा प्रेस कर दिया था, जिससे जियांग चैंग की चीख निकली थी। जियांग फैंगमियान मजबूर हो चुके थे और फाइनली वो उस डॉक्यूमेंट पर ना चाहते हुए भी साइन करने के लिए मान चुके थे, पर जियांग फैंगमियान उस डॉक्यूमेंट को उठाकर साइन करने ही वाले थे, तभी सारे क्लैन लीडर्स उन्हें मना कर रहे थे। पर अपनी फैमिली के आगे कोई इंसान क्या ही कर सकता है, मजबूर हो चुके थे वो, तो ना चाहते हुए भी उस डॉक्यूमेंट को फाइनली साइन कर चुके थे। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, तुरंत ही वो एम्परर जियांग फैंगमियान के हाथ से उस डॉक्यूमेंट को छीन लेते हैं और एक स्माइल करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को अपने गार्ड के पास देने के बाद एम्परर जियांग फैंगमियान की तरफ देखते हैं और अल्फा वॉइस में क्रोल करते हुए स्ट्रांगली कहते हैं, उससे यहाँ बुलाओ। ये सुनते ही जियांग फैंगमियान एम्परर के सीधा पैर पकड़ लेते हैं और अपने हेड पर को फ्लोर पर रखते हुए अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं, एम्परर प्लीज नहीं, आज नहीं, वो ठीक नहीं है, प्लीज मैं चार पाँच दिनों के बाद उसे आपको सौंप दूंगा, लेकिन आज नहीं। एम्परर जब जियांग फैंगमियान को अपने सामने बैक करते हुए देखते हैं, उनके फेस पर एक स्मिक आ चुका था। नीचे झुककर जियांग फैंगमियान के हेयर्स को वो टाइटली ग्रैब कर चुके थे और उन्हें अपने पैरों से दूर की तरफ थ्रो कर चुके थे। मैं जानता हूँ उसकी हालत सही नहीं है, उसका रीज़न भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और यही तो रीज़न है कि मैंने आज का दिन चुना। ऑलरेडी तुम उसे मुझे सौंप चुके हो, तो यही तो सही वक्त है, बुलाओ उसे यहाँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कहा ना, मैं दो तीन दिनों के बाद उसे यहाँ भेज दूंगा, पर प्लीज आज नहीं। अपने बेटे की मौत देखने के लिए शायद तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जियांग फैंगमियान। जैसे ही एम्परर ने अपनी बात खत्म की थी, तुरंत ही जियांग फैंगमियान के कानों में जियांग चैंग की दर्द भरी वॉइस आ चुकी थी। गार्ड जो जियांग चैंग को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था। जैसे ही जियांग फैंगमियान की नज़र जियांग चैंग की बुरी हालत पर गई थी, वो तुरंत ही एम्परर की तरफ देखते हैं और बो डाउन करते हुए कहते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं बुलाता हूँ उसे। ये सुनते ही एम्परर के फेस पर स्मिक आ चुकी थी और उन्होंने अपने गार्ड को इशारा किया था। वो गार्ड जियांग चैंग के नेक से अपनी सॉर्ड को थोड़ा सा दूर तो कर चुका था। जियांग फैंगमियान जो मजबूर थे, लाचार थे, अपनी फैमिली के हाथों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी अपने रोप से एक तालिस्मा निकालते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही वो तालिस्मा एक्टिवेट हुआ था, उस पूरे हॉल में एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट अपीयर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे कम हो चुकी थी। सारे लोग जो उस गोल्डन लाइट की वजह से अपनी आंखों को बंद किए हुए थे, वो अपनी आईज ओपन कर चुके थे और फिलहाल फिर से वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। उस तालिस्मा को एक्टिवेट हुए फिलहाल
5 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे पर वहाँ कोई भी मूवमेंट नहीं थी। वो एम्परर जो डेस्परेटली अपनी नज़रों को एंट्री गेट पर किए हुए था वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बेवकूफ़ बनाया तुमने मुझे, अभी तक वो यहाँ आया क्यों नहीं? क्या सच में अपने बेटे की मौत ही देखना चाहते हो? इतना ही बोलना था कि फिर एक बार जियांग चैंग की चीख उस कैसल में गूंज चुकी थी। फैंग मियान तुरंत उस एम्परर के पैरों को पकड़ते हुए अपनी प्लीडिंग वॉइस में कहते हैं, मैं नहीं जानता वो क्यों नहीं आया, पर उसने मुझे कहा था कि अगर मैं ये तालिस्मान एक्टिवेट कर दूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा। एम्परर प्लीज कुछ वक्त रुकिए, वो आता होगा। अभी जियांग फैंग मियान की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि उस हॉल में एक रेड लाइट अपीयर होना स्टार्ट हो चुकी थी। धीरे धीरे उस पूरे हॉल में एक लोटस स्मूथिंग फ्रेग्रेंस फिल हो रही थी। एक पर्सन जो उस रेड लाइट के हटने के बाद वहाँ अपीयर हुआ था, अपने फेस को मास्क से ढके, रेड और ब्लैक क्लोथ्स पहने, वो ओमेगा, जिसकी ओमेगा फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा मेस्मराइजिंग थी, इतनी ज़्यादा स्मूथिंग और कामिंग कि जैसे ही वो फ्रेग्रेंस वहाँ फैली थी, वहाँ जितने भी अल्फास थे कहीं ना कहीं सब उस सेंट की वजह से ट्रिगर हो रहे थे। जैसे ही एम्परर ने उस ओमेगा को अपीयर होते हुए देखा था, वो तुरंत ही उस ओमेगा के सामने जा चुके थे, एक इनविजिबल शील्ड, और तुरंत ही उस ओमेगा के सारे फेरोमोन्स उस शील्ड में ही ट्रैप हो चुके थे। एम्परर और उस ओमेगा में बस 2 कदम की दूरी थी और उनके आसपास वो ब्लू कलर की शील्ड अपीयर हो चुकी थी। वो ओमेगा जिसकी आईज बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, वो ओमेगा बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था, बिल्कुल कमज़ोर सा, फ्रेजाइल सा। वो ओमेगा अपनी नज़रें उठाकर उस एम्परर की तरफ कंफ्यूजिंगली देख रहा था। एक हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, मस्क्यूलर अल्फा के सामने खड़ा था वो ओमेगा। कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता या कुछ एक्ट कर पाता उससे पहले ही उस ओमेगा को अपने फादर की आवाज़ आती है, जो उस अल्फा के थोड़ी दूरी पर पीछे अपने नीज पर बैठे हुए थे और उनके भी नेक पर एक गार्ड ने सॉर्ड रखी हुई थी। वो ओमेगा अपने फादर को ऐसे देखकर टोटली शॉक हो चुका था, साथ ही कंफ्यूज भी। पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स को वो फील कर सकता था। उस ओमेगा के फेरोमोन्स तो उस शील्ड के बाहर नहीं जा रहे थे, पर उस स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा के फेरोमोन्स उस शील्ड के बाहर भी उस ओमेगा के उन स्मूथिंग फेरोमोन्स को टोटली कवर कर चुके थे। वो अल्फा फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड थे कि सारे लोग अपने नीज पर बैठ चुके थे, इवन खुद उसके गार्ड्स भी। पर फिर भी अभी भी उन गार्ड्स ने जियांग फैमिली से अपनी सॉर्ड को नहीं हटाया था। वो ओमेगा जो कुछ भी नहीं जानता था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, कुछ सोच पाता या समझ पाता इससे पहले ही वो उस अल्फा के सामने खुद को वीक फील कर रहा था। ऑलरेडी वो दर्द में था, फिर भी उस अल्फा की तरफ गुस्से से देख रहा था। अपनी फैमिली की ऐसी हालत देखकर वो ओमेगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो हो चुका था, अपनी फैमिली के पास जाना भी चाहता था, पर सामने वो स्ट्रॉन्ग अल्फा था। इससे पहले कि वो ओमेगा कुछ भी समझ पाता, कर पाता या सोच पाता, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, नॉर्मल नहीं अल्फा वॉइस, एक्सेप्ट मी, ये सुनते ही सब बिल्कुल साइलेंट हो चुके थे, इवन वो खुद ओमेगा भी। सब शॉकिंगली उस अल्फा की तरफ देख रहे थे, उस एम्परर की तरफ। वही वो ओमेगा जो कुछ समझ भी नहीं पाया था, तभी फिर से उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आई थी, आई सेड एक्सेप्ट मी। वो ओमेगा जो अपने सामने स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा को देख रहा था और उसके ऑर्डर को सुन रहा था, पर क्या वो उस ऑर्डर को ओबे करेगा? ऑब्वियसली नॉट। वो ओमेगा बस उस अल्फा को गुस्से से घूर रहा था।
वो अल्फा जिसने उस ओमेगा और अपने बीच के 2 कदम के फासले को 1 कदम ही रखा था, अपने हाथ को बढ़ाए। वो अल्फा फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस यूज कर चुका था। कम ऑन ओमेगा, एक्सेप्ट मी। इससे पहले कि वो ओमेगा कुछ बोल पाता, पीछे से जियांग फेंगमियान लगभग बैक करते हुए कहते हैं, एम्परर प्लीज प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। आप इतने क्रूअल नहीं हो सकते। आप एक ओमेगा का ऐसा एडवांटेज नहीं उठा सकते। वो अभी भी छोटा है। मेरा बेटा है वो। प्लीज उसे छोड़ दो। वो ओमेगा जब अपने फादर की इतनी बुरी हालत देखता है, वो उनकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी वो अल्फा उस ओमेगा के आर्म को टाइटली ग्रिप करके उसे अपने सामने ही रोक देता है। स्लेव, तुम्हारे फादर और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे अब से मेरी स्लेव है, इंक्लूडिंग यू। अगर इन सब की जान की सलामती चाहते हो तो एक्सेप्ट करो मुझे एज यूअर अल्फा। ये सुनते ही वो ओमेगा बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो दोनों अभी एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे, तभी बीच में इंटरैक्ट करते हुए जिन गोंगशान अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। वो एक ओमेगा है, अपनी फर्स्ट हीट में है और आप उसे ऐसे मजबूर नहीं कर सकते। वो एम्परर जिसका पीछे कोई ध्यान नहीं था और बस अपने ओमेगा की तरफ वो देख रहा था। हाँ, उसका ओमेगा। कुछ ही देर बाद ये ओमेगा उसका होने वाला है। वो ओमेगा जब अपने फादर और फैमिली की इतनी बुरी हालत देखता है तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अपनी सॉर्ड को अनशील्ड करके उस एम्परर के दूसरे ही पल नेक पर उसने उस सॉर्ड को रख दिया था। एम्परर जिसके फेस पर एक क्रिपी स्माइल आ चुकी थी, अपने फ्यूचर अल्फा को अपने ही हाथों से मारना चाहते हो माय ओमेगा, पर अपने अल्फा के मरने से पहले तुम्हें अपनी फैमिली की लाश तो देखनी होगी। जियांग फेंगमियान जिनको एक गार्ड ने उनके आर्म पर स्टैप कर दिया था और जियांग फेंगमियान की चीख उस पूरे हॉल में गूंज चुकी थी, और जैसे ही ये बात उस ओमेगा ने देखी थी, वो तुरंत ही अपनी सॉर्ड उस एम्परर के नेक से हटा चुका था। फिलहाल तो स्टैप सिर्फ उनके हाथ पर किया है, अगला स्टैप उनके नेक पर रहेगा। ऐसे ही पहले फादर, फिर ब्रदर, फिर सिस्टर इन लॉ, फिर सिस्टर, फिर अपनी मदर, एक एक करके अपनी सारी फैमिली मेंबर्स की लाश देखना चाहते हो या फिर जो मैं कह रहा हूँ उसे मानना चाहते हो? कम ऑन ओमेगा, ओबे माय ऑर्डर्स। इतना बोलकर वो स्ट्रॉन्ग अल्फा अपने और भी ज्यादा फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। आंखों में गुस्सा, बॉडी में बेशुमार पेन और एक लाचारी। उन स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की वजह से वो ओमेगा अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ाने लगा था वो। और खुद को संभालने के इस स्ट्रगल में फिर एक बार उसने एक चीख सुनी थी जो उसके ब्रदर की थी। साथ ही वो फेरोमोन्स जो उसके आसपास थे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़ दो, तुम गलत कर रहे हो, ये सब गलत है। मैं अपनी हीट में हूँ। तुम ऐसे मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं मान सकता। क्रैकिंग, हेजिटेटिंग वो वॉइस पर कितनी ब्यूटीफुल थी ना। वो आईज जिनमें आंसू है पर कितनी शाइनी लग रही है ना। अपनी हीट में हो ना, तो उस हीट में अकेले क्यों रहना? मैं हूं ना तुम्हारी हीट तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए। एक्सेप्ट कर लो मुझे अपना अल्फा। बिलीव मी, ये सारा दर्द खत्म कर दूंगा मैं। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। पर मैं तो यही चाहता हूँ ना। मैं यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ।
एज माई ओमेगा। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी हीट में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो अब एक लास्ट टाइम तुम्हें बोलता हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो एज यूर अल्फा मेट। वो ओमेगा जो उन अल्फा फेरोमोन्स के वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था, फिर भी खुद पर कंट्रोल किए हुए था। फर्स्ट हीट थी ये उसकी, अभी अभी तो वो 18 का कंप्लीट हुआ था। अपने ओमेगा को कंट्रोल करना उसे आज तक आता ही नहीं था, पर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा के सामने वो खुद को कंट्रोल किए खड़ा हुआ था। इसमें उसे कितना दर्द हो रहा है, कितना वो सफ़र कर रहा है, ये बात उसकी आंखों के वो आंसू बता रहे थे। मास्क से आधा फेस कवर था उसका, पर फिर भी उसकी आंखों को देखकर ये समझा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। खासकर उसके लिप्स के नीचे जो ब्यूटीफुल मोल था वो तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तुम कौन हो? मैं ये भी नहीं जानता। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी फैमिली को छोड़ दो। तुम एक वॉरियर हो ना, एक कल्टीवेटर हो, तो ऐसे किसी को मजबूर करना क्या ये शोभा देता है? मैं हीट में हूँ और तुम मुझे अपनी फैमिली से और अपने अल्फा फेरोमोन से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये गलत है, ये वॉर के रूल्स के अगेंस्ट है। तुम्हें अगर मुझसे फाइट ही करनी है तो 3 दिन बाद हम बैटल फील्ड में मिलेंगे। वहाँ अगर तुम मुझे हरा पाए तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। पर अभी ये सही वक्त नहीं है। बोलना ख़त्म भी नहीं कर पाया था वो ओमेगा, और उसके हाथ से वो तलवार छूट चुकी थी, जिसके गिरने से एक आवाज़ हुई थी। अल्फा फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ना चाहते हुए भी वो ओमेगा उस अल्फा के सामने अपने नीज पर गिर चुका था। अपनी हेड को डाउन किए वो ओमेगा डीप ब्रीथ ले रहा था, क्योंकि अब उससे हो ही नहीं रहा था। ये अल्फा फेरोमोन्स उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हिट कर रहे थे। उसकी पूरी बॉडी दर्द में टूट रही थी। उसकी आंखों के वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। खुद को संभालने की कोशिश में स्ट्रगल करता वो ओमेगा तब बिल्कुल शांत हो चुका था, जब उसने उन फेरोमोन्स से हटकर एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड अल्फा की अल्फा कमांड सुनी थी। ओमेगा, दिस इज माय अल्फा कमांड, एक्सेप्ट मी एज यूर अल्फा। वो अल्फा जिसकी आइज गोल्डन में शाइन कर रही थी। ऑलरेडी हीट में था वो ओमेगा, अपनी फर्स्ट हीट में। उसके सामने एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा खड़ा था, जो अपनी ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स का बल्कि अपनी अल्फा कमांड का भी यूज़ कर रहा था। उस ओमेगा के हेयर्स को टाइटली ग्रैब करने के बाद वो अल्फा उसी के सामने अपने नीज पर बैठकर उसकी आइज में अपनी गोल्डन आइज से देख रहा था। लान झान, तुम्हारे अल्फा का नाम, नाउ एक्सेप्ट मी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था वो ओमेगा। और जैसे ही उस अल्फा ने उसके हेयर्स को ग्रैब किया था, उसकी अल्फा आइज में देखते ही वो ओमेगा अनकॉन्शियसली ही अपने ओमेगा को खुद की बॉडी पर टेक ओवर लेने से नहीं रोक पाया था। उसकी आइज भी सिल्वर में शाइन करने लगी थी। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड ओमेगा, एक्सेप्ट लान झान एज माय अल्फा मेट। ये सुनते ही उस अल्फा के फेस की स्माइल तो बस देखने लायक थी। तुरंत वो भी अपनी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा वॉइस में ग्रोल करते हुए कहता है, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटेड अल्फा लान झान
accept Wi Wuxian as my Omega mate। वो अल्फा जो बहुत ज़्यादा लाफ करने लगा था वही वो ओमेगा। वी वुशियान बिल्कुल लूज गिर चुका था। उसकी बॉडी अब उसे इतना भी होल्ड नहीं कर पा रही थी कि वो अपनी नीज पर भी बैठ सके। पर वो अल्फा जो उस ओमेगा का मेट बन चुका था उसने उसे अपने करीब खींच लिया था। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे पर वो अल्फा बहुत ज़्यादा खुश था। अपने ओमेगा को अपनी बाहों में कैरी कर चुका था। एक स्मिक के साथ वो सब की तरफ देख रहा था और सबकी आंखों में उसे अब जाकर कहीं हार नजर आ रही थी। हाँ, पहले वो हारे तो ज़रूर थे पर एक होप थी। वो ओमेगा कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं था। यीलिंग पेट्रियार्क पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर जो इन सब का वॉर लॉर्ड था। आज तक यीलिंग पेट्रियार्क ने एक भी जंग नहीं हारी थी। महज 12 साल की उम्र से वो एक ग्रेट कल्टीवेटर बन चुका था। बहुत सारी पावर्स का इकलौता ओनर और चियांग फैंगमियान का थर्ड ओमेगा चाइल्ड। महज 15 इयर्स की छोटी उम्र में उसने वॉर लॉर्ड की पोजीशन हासिल कर ली थी और नॉर्मली 16 इयर्स में सबको जेंडर रिवील हो जाता है और अपने जेंडर का पता चल जाता है। यीलिंग पेट्रियार्क पूरे कल्टीवेशन का स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन एक ओमेगा निकला। इस बात से पूरी चियांग फैमिली तो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी पर बाकी सारी फैमिलीज मतलब लैंस, जिन्स, नीज और वेंस बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अगर यीलिंग पेट्रियार्क एक ओमेगा है तो उसकी शादी भी तो करवानी होगी ना। ऑब्वियसली जियांग चैंग उसका ब्रदर है जो अल्फा है और बाकी जियांग फैमिली में कोई भी अल्फा नहीं है जो विंग को अपना ओमेगा बना सकता है। तो बाकी सारे क्लैंस के पास एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी थी। 16 इयर्स में जेंडर रिवील तो हो जाता है बट 18 इयर्स में हिट और रट साइकिल स्टार्ट होती है और विंग आज अपनी फर्स्ट हीट में था। फर्स्ट हीट के बाद सारे क्लैंस ऑलरेडी विंग के लिए अपना अपना प्रपोजल भेज चुके थे पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाते लान झान ने उन पर अटैक कर दिया था। पांचों क्लैन के अगेंस्ट वो अकेला और उसके कुछ थाउजेंड्स गार्ड्स थे पर ये पांचों क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फास, ओमेगास और उनकी बहुत बड़ी आर्मी भी मिलकर उन गार्ड्स को और लान वांगजी को नहीं हरा पाई। यही रीज़न था कि आज ये सब लान वांगजी को अपना एम्परर मानकर उसके सामने नीज पर थे पर उन्हें एक होप थी कि जब यीलिंग पेट्रियार्क अपनी फर्स्ट हीट से 3-4 दिनों बाद बाहर आएगा तब सबसे पहले वो हांग वांगजुन से ड्यूल करेगा और उसमें हांग वांगजुन हार ही जाएंगे मतलब लानझान। और जब विंग लानझान को हराएगा तब फिर से सबको अपनी अपनी पोस्ट रेपुटेशन वापस मिल जाएगी। पर हांग वांगजुन उनसे भी एक कदम आगे निकला। जियांग क्लैन से उन्होंने सबसे प्रीशियस उस ओमेगा को ही मांग लिया और अब ना सिर्फ हांग वांगजुन के पास पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का वो एम्परर का थ्रोन है बल्कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल कल्टीवेटर जो उनका ओमेगा बन चुका है। विंग ने मजबूरी में या किसी भी हालत में क्यों ना हो पर वांगजी को अपना मेट एक्सेप्ट कर लिया है। अब उनकी वो लास्ट होप भी पूरी तरीके से टूट चुकी है और वही उनकी सबसे बड़ी हार है जो उनकी आंखों में फिलहाल हांग वांगजुन देख सकते हैं। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.